नमस्कार छात्रों। कक्षा 12वीं के बोर्ड पेपर शुरू हो चुके हैं और कल जो पेपर हुआ था 6 तारीख को वो हिंदी का पेपर हो चुका है। बोर्ड कक्षा 12वीं बोर्ड एमपी बोर्ड का। और जो अगला पेपर होने वाला है 7 तारीख को अंग्रेजी का, तो उसके हम आज महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। तो छात्रों, जिन भी छात्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहें जिससे आप को पेपर में फ़ायदा मिले। तो आज हम अंग्रेजी के महत्वपूर्ण जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें हम इस वीडियो में लेकर आए हैं और इन्हें आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी अधिकतर छात्रों को ग्रामर में परेशानी आती है, अंग्रेजी की जो ग्रामर है वो कठिन पड़ती है। तो आज हम सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स इस ऑब्जेक्टिव जो ग्रामर के ऑब्जेक्टिव हैं उनमें कैसे ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा आ जाएगा कि जो सम और एनी है वो कैसे हम इन ऑब्जेक्टिव में पुट करेंगे, मतलब भरेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सम और एनी होता क्या है। सम और एनी दोनों ही अनिश्चित सर्वनाम आइडेंटिफाइनेट प्रोनाउंस हैं, लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग स्थितियों में होता है। ठीक है, अनिश्चित सर्वनाम होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं दोनों के दोनों। चलो इन्हें हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। सम का अर्थ क्या होता है? कुछ, थोड़ा और अनेक। कुछ, थोड़ा, अनेक। ठीक है, मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कुछ, थोड़ा, अनेक, है ना। और एनी का अर्थ होता है कोई भी नहीं और एक भी। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है? जब हम निश्चित संख्या में वस्तुओं या व्यक्तियों की बात करते हैं, भले ही वह संख्या ज्ञात न हो। ठीक है, निश्चित बात कर रहे हैं लेकिन वो संख्या ज्ञात न हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे? सम का यूज़ करेंगे। जब हम अनिश्चित संख्या में वस्तुओं या व्यक्तियों की बात करते हैं और हमें संख्या या पहचान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहचान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? एनी का यूज़ करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो जब हम सकारात्मक वाक्य बनाते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं? सम का यूज़ करते हैं। नकारात्मक वाक्य में हम किसका यूज़ करेंगे? ध्यान से इस जानकारी को देखें छात्र, जिससे आप आसानी से समझ सकें। नकारात्मक वाक्य में एनी का प्रयोग हम करेंगे खाली स्थान में। जब हम किसी से अनुरोध या प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तब हम सम का प्रयोग करेंगे। जब हम विकल्प या अनुमति देते हैं तब हम एनी का यूज़ करेंगे विकल्प में। और कुछ नियम देख लेते हैं। सम का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है। ठीक, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि एनी का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर के साथ ही होता है। सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में होता है, जबकि एनी का प्रयोग नकारात्मक, मतलब नकारात्मक और प्रश्नवाचक, नेगेटिव और अपने जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनमें यूज़ होता है एनी का प्रयोग। ठीक है, सम का प्रयोग अनुरोध में भी होता है, जबकि एनी का प्रयोग अनुमति में होता है। किसी अनुमति में देने में होता है। ठीक है, ये जो नियम है ये ध्यान से छात्र याद कर लें, ताकि आपको सम और एनी में कोई परेशानी और दिक्कत न हो। तो चलो अब खालिस्तान में हम इनके बारे में पुट करते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू बाय सम क्लॉथ, मतलब सम कुछ है ना, कुछ कपड़े, है ना। आई एम गोइंग टू, मैं कुछ कपड़े खरीदने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, तो सम आ जाएगा यहाँ, एनी नहीं आएगा क्योंकि हम कुछ कपड़े खरीदने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जब हम निश्चित संख्या में वस्तुओं या व्यक्तियों की बात करते हैं, भले ही वह संख्या ज्ञात नहीं हो, निश्चित कपड़े तो हम निश्चित ही खरीदेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ नॉट एनी ऑरेंज जूस इन द फ्रिज। कोई भी, है ना, कोई भी या कुछ भी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एनी। और एनी नोट आ गया ना यहाँ पे,
नकारात्मक वाक्य आ गया, तो नकारात्मक वाक्य में हम किसका यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। हैज़ ही गॉट एनी फ्रेंड्स, ठीक है, हैज़ ही गॉट एनी फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी, यहाँ पे आ जाएगा क्या, एनी। हैज़ ही गॉट एनी फ्रेंड, क्या उसका कोई दोस्त है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कोई, क्या उसका कोई दोस्त है, तो कोई के लिए क्या आ जाएगा, एनी, और हम उससे पूछ भी रहे हैं, यानी कि प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न यानी कि यहाँ पे हमने नियम पढ़ा था कि जब हम यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है ना, जबकि एनी का प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है। तो एनी का प्रयोग हम यहाँ पे कोई, हैज़ ही गॉट एनी फ्रेंड्स, क्या उसका कोई फ्रेंड है, ठीक है। तो इसका थोड़ा हिंदी अनुवाद करके आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैन आई हैव सम सूप प्लीज़, यानी कि वो क्या कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, क्या मैं कुछ सूप ले सकता हूँ, या ठीक है। तो अनुरोध का जब भी होता है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, वुड यू लाइक सम टी, यह पूछ रहा है क्या तुम चाय पीना पियोगे, तो इसमें भी अनुरोध हो रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सम का यूज़ करेंगे खालिस्तान में। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मच मैनी, मच और मैनी का हम प्रयोग करेंगे खालिस्तान में कैसे, ठीक है। तो जब भी इसका नियम है मैनी का, तो काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि हम जिन संख्याओं को गिन सकते हैं या गिनने योग्य हो उनके साथ हम मैनी का प्रयोग करेंगे। जिन भी नाउन को हम संख्याओं को अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिन संख्याओं को गिन नहीं सकते हैं उनके साथ क्या प्रयोग किया जाता है, मच प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और खालिस्तान का कैसा समझते हैं। आई मेड अ गुड मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। मैनी मतलब हम जितने भी फ्रेंड हैं उन्हें हम कितने गिन सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैनी आ गया। देर इज़ नॉट मच वाटर, अब मच वाटर को हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है, उसको तो हम माप सकते हैं, ठीक है। तो वाटर काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके साथ क्या आ गया, मच आ गया। हैव यू रीड मैनी इंग्लिश पोएम्स, ठीक है। मैनी यानी कि एक इंग्लिश पोएम है, क्या है, काउंटेबल है, तो इसके साथ क्या आ गया, मैनी आ गया। द बॉयज़ मेड मच नॉइज इन द क्लास, ठीक है। अब जो लड़के हैं वो क्लास में क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। अब शोर को हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके साथ क्या आ गया, मच आ गया। डज ही डू मच वर्क डेली, मच वर्क डेली, अब काम है तो काम को हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, ठीक है। डज ही डू मच वर्क डेली, वो काम को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, ठीक है। छात्रों फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन सभी जानकारी का लाभ मिल सके, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ईच एवरी, अब ईच एवरी का प्रयोग हम कैसे करेंगे खालिस्तान में, इसके नियम पढ़ लेते हैं पहले। ईच का प्रयोग व्यक्तिगत वस्तुओं या व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। ईच का प्रयोग क्या किया जाए, व्यक्तिगत वस्तुओं या व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है, जबकि एवरी का प्रयोग समूह में सभी वस्तुओं या व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। जबकि एवरी का प्रयोग क्या किया जाता है, समूह में, ठीक है, सभी वस्तुओं या व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, नियम है, ईच का प्रयोग अलग अलग क्रियाओं या घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है, जबकि एवरी का प्रयोग नियमित या आवृत्ति क्रियाओं या घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। खालिस्तान से समझते हैं। देयर वेयर 4 बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल पर कितनी किताबें पड़ी है, 4। ईच बुक वॉज अ डिफरेंट कलर, ठीक है। ईच यानी कि हम क्या कर रहे हैं,
किताबों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, मतलब प्रत्येक, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, है ना। ईच बुक वॉज डिफरेंट कलर, ठीक है, ईच बुक वॉज डिफरेंट कलर। मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज़ रीड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी, प्रत्येक, ठीक है, ही रीड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी। अब वो क्या कर रहा है, सभी बुक पढ़ रहा है लाइब्रेरी में। वो मोहन क्या करता है, पढ़ना पसंद करता है, ठीक है, और वह लाइब्रेरी की सभी बुक पढ़ रहा है ना, पढ़ना पसंद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एवरी आएगा। एवरी का प्रयोग समूह में सभी वस्तुओं या व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित, मतलब सभी आ गया ना यहाँ पे, समूह। तो लाइब्रेरी में क्या है, किताबें होती है जो कि समूह में होती है। और आगे बढ़ते हैं, ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे, यहाँ पे नियमित आ गया है। जब भी हम नियमित या आवृत्ति, बार बार घटना घटित हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरी का यूज़ करेंगे। देर इज़ अ बस एवरी 10 मिनट्स, यहाँ पे भी आवृत्ति हो रही है, एवरी मतलब प्रत्येक 10 मिनट, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एवरी। और आवृत्ति भी हो रही बार बार। स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली, ठीक है, हमें ईच मतलब ध्यान केंद्रित करना है। ध्यान जब भी केंद्रित किया जाता है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, ईच। इस पढ़ना है हमको ध्यान केंद्रित करके प्रत्येक सेंटेंस को केयरफुली, मतलब ध्यान से पढ़ना है ना, तो इसके लिए ईच आ जाएगा। आगे हम जाते हैं डी, प्रश्न नंबर डी पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ईदर और नीदर। ईदर और नेदर का प्रयोग हमें कैसे खालिस्तान में करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम नियम जान लेते हैं। दो विकल्पों में से एक चुनने के लिए, जब आप दो विकल्पों में से एक चुनने की बात करते हैं तो ईदर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दो विकल्प दिए गए हैं और उनमें से एक को चुनने की बात करते हैं, तब हम ईदर का प्रयोग करना है। दूसरा नियम नीदर का, दोनों विकल्पों को नकारने के लिए, ठीक है, जब आप दोनों विकल्पों को नकारते हैं तो नीदर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा आपको, तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ईदर मतलब यहाँ पे कोई विकल्प, दो विकल्प दिए हैं, उसमें से एक को चुनना है तो हम ईदर का प्रयोग करेंगे सिंपल तरीके से। और जहाँ पे दोनों जो विकल्प हैं उनको नकारने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ नीदर को करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और प्रश्न के द्वारा समझते हैं। देयर वेर टू रेस्टोरेंट्स हेयर, वी कैन नॉट गो टू ईदर, ठीक है, नकार दिया हमने यहाँ पे। वी कैन नॉट गो टू ईदर रेस्टोरेंट, ईदर, ठीक है। चुन रहे हैं पहले तो हम, ठीक है, रेस्टोरेंट को, तो एक विकल्प चुन रहे, वी कैन नॉट गो टू ईदर रेस्टोरेंट, एक भी रेस्टोरेंट नहीं जा रहे, बिकॉज नीदर रेस्टोरेंट्स इज़ वेरी गुड, ठीक है, कोई नीदर, है ना। जब आप दोनों को नकार देते हैं, नहीं जा रहे हैं, पहले तो हम चुन रहे हैं तो इधर आ जाएगा, और दोनों को नकार रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, नीदर का यूज़ कर रहे हैं। मोहन हैज़ गिवन मी 2 बुक्स बट आई हैव नॉट रीड ईदर बुक, ठीक है, 2 बुक दे रहा है और कोई भी बुक नहीं पढ़ रहा, तो क्या आ जाएगा, ईदर, ठीक है। जब आप दो विकल्पों में से एक चुनने के, यहाँ पे एक चुन रहे हैं कोई सा भी, मोहन हैज़ गिवन मी 2 बुक्स बट आई हैव नॉट रीड ईदर बुक, है ना, तो हम यहाँ पे ईदर आ जाएगा। मोहन हैज़ गिव मी 2 बुक्स बट आई हैव रीड नीदर बुक, ठीक है, यहाँ पे नोट आ जाएगा, नोट आ गया तो हम ईदर का यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोहन हैज़ गिव मी 2 बुक्स बट आई हैव रीड नीदर बुक, कोई भी बुक नहीं पढ़ी, दोनों को नकार दिया हमने, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा नीदर। कम ऑन ट्यूसडे ऑन थर्सडे, ईदर डे इज़ ओके, ठीक है, कम ऑन ट्यूसडे और थर्सडे, यहाँ पे 2 विकल्प दिए गए हैं, ट्यूसडे और थर्सडे, ईदर डे इज़ ओके, ठीक है, हम किसी एक को चुन रहे हैं, दोनों विकल्पों को में से किसी एक को चुन रहे हैं, तो तब क्या आ जाएगा, ईदर आ जाएगा। नेदर
एक्यूजेशन इज ट्रू, ही इज श्योर टू बी एक्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, नीदर। हम दोनों को चुन नहीं रहे हैं ना, दोनों विकल्पों को नकार रहे हैं, तो जब भी दो विकल्प नकारा जाता है तो हम नीदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न पर जाते हैं। प्रश्न ही, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ऑल, होल और बोथ। ठीक है, ऑल, होल और बोथ हमको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले नियम जान लेते हैं। किसी समूह के सभी सदस्यों या वस्तुओं को उल्लेख करने के लिए जब आप किसी समूह के सभी सदस्यों या वस्तुओं का उल्लेख करना चाहते हैं तो ऑल, यानी कि सभी का उल्लेख कर रहे हैं तो ऑल का प्रयोग करेंगे। किसी वस्तु की अखंडता या पूर्णता का उल्लेख करने के लिए जब आप किसी वस्तु की अखंडता या पूर्णता का उल्लेख करना चाहते हैं तो होल का प्रयोग किया जाता है ना, किसी वस्तु की अखंडता या पूर्णता का उल्लेख करने के लिए। ठीक है, जब आप किसी वस्तु की अखंडता या पूर्णता, है ना, पूर्ण की बात कर रहे हैं, होल, है ना, पूरी की पूरी, है ना, तो हम अखंडता की बात कर रहे हैं तो होल का प्रयोग करेंगे। बोथ मतलब दोनों वस्तुओं या व्यक्तियों का उल्लेख करने के लिए जब आप दो वस्तुओं या व्यक्तियों का उल्लेख करना चाहते हैं तो बोथ का प्रयोग करेंगे। सिंपल है, तो आप इन नियमों को अच्छे तरीके से याद कर ले सभी छात्र, ताकि आपको जो भी ग्रामर के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको होल सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव के खालिस्तान के द्वारा समझते हैं हम। एक्सरसाइज आर नॉट इक्वली इजी टू डू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल, है ना, किसी समूह, है ना, ऑल एक्सरसाइज और आर नॉट इक्वली इजी टू डू। ठीक है, यहाँ हम किसी वस्तु समूह का उल्लेख, सदस्यों का उल्लेख कर रहे हैं तो हम क्या जाएगा, ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द होल वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, अखंडता पूर्णता की बात कर रहे हैं। द होल वर्ल्ड वेप्ट एट गांधीजीज डेथ। ठीक, तो ये पूरी दुनिया के बारे में बात हो रही है तो होल आ जाएगा, होल द वर्ल्ड। ठीक है, तीसरा जो खालिस्तान है उसकी बात करते हैं। बूथ मतलब दो चीज़ की बात है। हिज लेग्स हैव बीन इंजर्ड इन एक्सीडेंट, पैर तो दो ही रहते हैं ना, तो यहाँ पे हम बूथ की बात करेंगे, मतलब दो चीज़ें, दो व्यक्ति, दो वस्तुओं की बात हो रही है, तो यहाँ पे दो, बूथ हिज लेग्स हैव बीन इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस की बात, ही स्पेंट ऑल द मनी। ठीक है, क्या कर रहा है, सभी, अब सभी जो पैसे हैं उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल, है ना, सभी के सभी की बात कर रहे हैं। ही पेड हिज ऑल अटेंशन टू हिज स्टडी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी उसने ध्यान केंद्रित कर दिया है क्या, उसने उसकी स्टडी पर। अब यहाँ पे ऑल तो लिख नहीं सकते हैं, हम होल लिखेंगे ना। तो छात्रों अच्छे से इन नियमों को आप याद कर लें ताकि आपको जो भी ग्रामर के खालिस्तान है वो आप आसानी से सोल्व कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल सेंटेंस को हम कैसे सोल्व करेंगे खालिस्तान ग्रामर में, है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले फ्यू मतलब गिनने योग्य संज्ञाओं के साथ थोड़ी मात्रा दर्शाता है, थोड़ी सी। फ्यू मतलब समझने की बात है यहाँ पे। फ्यू गिनने योग्य संख्या है लेकिन साथ थोड़ी सी मात्रा दर्शाता है, फ्यू। जैसे कि फ्यू स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब थोड़े से स्टूडेंट क्या है, फ्यू मतलब गिनने योग्य संख्याएं तो है लेकिन क्या है कि थोड़ी सी मात्रा दर्शाता है। अब दूसरा अ फ्यू का प्रयोग हम कब करेंगे, गिनने योग्य संज्ञाओं के साथ कुछ दर्शाता है ना, साथ कुछ थोड़ा बहुत दर्शा देता है ना। A few students were present in the class. A few students were present in the class. ठीक है, a few विशिष्ट समूह में से गिनने योग्य संज्ञाओं के साथ थोड़ी मात्रा दर्शाता है ना। The few students who were present were attentive. ठीक है, मतलब क्या है कि जो भी छात्र हैं उन्होंने प्रेजेंट अटेंड की है। ठीक है, The few students who were present were attentive. The few मतलब जब भी the का प्रयोग हम करेंगे तो the few का प्रयोग कब करेंगे, समूह में होगा, कुछ भी जो भी रहेगी क्या, समूह में।
और ये गिनने योग्य संज्ञाओं के साथ कुछ दर्शाता है। अ फ्यू मतलब थोड़ा बहुत दर्शाता है ना। वे प्रेजेंट इन द क्लास। गिनने योग्य संख्या के थोड़ी मात्रा मतलब थोड़ी सी मात्रा दर्शाता है, तो हम क्या करेंगे, फ्यू का उपयोग करेंगे। लिटिल मतलब लिटिल का प्रयोग कब करेंगे हम, अगिनती संख्याओं के साथ थोड़ी मात्रा दर्शाता है, ठीक है। देयर इज अ लिटिल टाइम लेफ्ट, ठीक है। अब ये अगिनित संख्याओं के साथ कुछ मात्रा दर्शाता है। आई हैव अ लिटिल टाइम लेफ्ट। अगिनित संख्याओं के साथ विशिष्ट मात्रा दर्शाता है, मात्रा भी दर्शाने लग गया है। यूज द लिटिल टाइम यू हैव लेफ्ट वाइजली, ठीक है। ध्यान से देखिए छात्र इन नियमों को और अच्छे से समझ के जो भी आपके जो प्रश्न आएंगे परीक्षा में उन्हें हल करने की कोशिश करिए। प्रश्न पहला क्या है, ही इज़ नॉट पॉपुलर, ही हैज़ फ्यू फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड्स, ठीक है। तो वह ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन ही हैज़ थोड़े से दोस्त हैं उसके, ठीक है। आई एन्जॉय माई लाइफ हियर, आई हैव अ few friends and we meet quite often, है ना। a few friends, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a few friends. he wants to spend the few days that are left to him in solitude. we must be quick, there is a little time, यहाँ पे क्या आ जाएगा, little. let's go and have a drink, we have got a little time before the train leaves. वी हैव गोट अ लिटिल टाइम, है ना। छठा जो प्रश्न है, ही स्पेंड द लिटिल मनी दैट वॉज लेफ्ट इन हिज पर्स। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इन्हें आप ध्यान से पढ़िए, इन्हीं के आधार पर आपके पेपर में जो ग्रामर कक्षा 12वीं की ग्रामर के जो ऑब्जेक्टिव है वो पूछे जाएंगे। चलो आखिरी में हम कुछ मॉडल्स के बारे में जानकारी आपको देते हैं, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम शुड, मस्ट, विल, वुड और कुड मॉडल्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। शुड और मस्ट के बीच मुख्य अंतर यह है कि शुड सलाह या सुझाव देता है, शुड क्या करता है, सलाह या सुझाव देता है, जबकि मस्ट एक मजबूत दायित्व या आवश्यकता व्यक्त करता है। मजबूत दायित्व और आवश्यकता व्यक्त करता है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का उपयोग करेंगे। और शुड सलाह या सुझाव देते समय शुड का प्रयोग करेंगे। विल और वुड भविष्य के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब भी कोई भविष्य की बात होती है तो विल और वुड का यूज़ हम करेंगे, लेकिन विल जो क्या है वो भविष्यवाणी या इरादे के प्रयोग किया जाता है, जबकि वुड आदतों, काल्पनिक स्थितियों, विनम्र अनुरोध के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान से इन नियमों को आप याद कर लें ताकि आप आसानी से जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कर सके, क्योंकि ये जो नियम है वो आपको मैं हिंदी में अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। कुड का प्रयोग हम करेंगे। कुड संभावना या क्षमता व्यक्त करता है और अक्सर अतीत में किया जाता है। अतीत की जब भी बात होती है तब हम कुड का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो पुरानी बात है जो बीत चुकी है तब हम कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और खालिस्तान के द्वारा हम समझते हैं। ही इज़ द चीफ गेस्ट, ही मस्ट टू बी हियर ऑन टाइम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया है। अब मस्ट, जबकि मस्ट एक मजबूत दायित्व या आवश्यकता व्यक्त करता है, ठीक है। अब यहाँ पे दायित्व की बात होगी। ही इज़ द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट मतलब एक मजबूत दायित्व वाली बात हो रही है यहाँ पे। ही मस्ट टू बी हियर ऑन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। कुड यू लेंड मी अ फ्यू $100? अब यहाँ पे कुड है ना, कुड संभावना क्षमता व्यक्त करता है और अक्सर अतीत में किया जाता है ना। कुड यू लेंड मी अ फ्यू $100, है ना। तो ये तो बोल रहा है कि क्या आप मुझे कुछ $100 दे सकते हैं, है ना। $100, फ्यू डॉलर, $100 दे सकते हैं। तो ये हमारे संभावना की बात हो रही है कि दे सकते हैं, क्षमता है कि नहीं है ना, क्षमता व्यक्त कर रहा है, तो इसके लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे।
इट इज़ डेंजरस टू गो आउट अलोन एट नाइट, है ना, मतलब इट इज़ डेंजरस टू गो आउट अलोन एट नाइट मतलब रात को जाना खतरनाक है। यू शुड नेवर डू इट, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सुझाव दे रहे हैं, क्या सुझाव, सलाह दे रहे हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे। चौथा जो खालिस्तान है, इफ़ यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग यू विल रीच देयर बाय इवनिंग, है ना। अब यहाँ पे विल का प्रयोग है ना, अब यहाँ पे भविष्य की बात हो रही है। क्या बोल रहा है, इफ़ यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग, जब भी आप शुरू करते हैं सुबह में, यू विल रीच देयर बाय इवनिंग मतलब शाम तक वहाँ तक पहुँच जाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भविष्यवाणी के या भविष्य की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या बोल रहे हैं, भविष्यवाणी या इरादे के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ हम विल का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, दे सेल द बेस्ट पिज़्ज़ा इन टाउन, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। अब यहाँ पे हम सलाह दे रहे हैं, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे जाके ट्राई करना चाहिए कि वहाँ का पिज़्ज़ा कि अच्छा है या नहीं। तो सुझाव दे रहे हैं या सलाह देते समय हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो छात्रों, ये जो ऑब्जेक्टिव आपको बताए गए हैं, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं, इन्हें आप अच्छे तरीके से देख लें और इनको समझ लें, ताकि आप परीक्षा में इनके आधार पर अच्छे से ग्रामर कक्षा 12वीं का जो पेपर अंग्रेजी का आएगा उसमें आप अच्छी तरीके से ग्रामर के जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें कर सकें। तो छात्रों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें।